गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बोलिए, फिजिक्स आसान है कि टफ? 101% आसान होगी, बशर्ते आप मेरे साथ कंटिन्यू प्रत्येक लेक्चर में जुड़े रहे तो। एक्चुअली बच्चों, फिजिक्स का प्रत्येक टॉपिक एक रिलेशन देता है जिसे अपन को रिलेशन कहते हैं। इस को रिलेशन में एक बहुत बड़ा संबंध होता है। जैसे आज के लेक्चर नंबर 14 में मैं आपको प्रकाश का अपवर्तन पढ़ाने वाला हूं। ओके, प्रकाश का अपवर्तन जब हम पढ़ने जा रहे हैं तो अपवर्तन से पहले अपन को प्रकाश के बारे में सब कुछ आना चाहिए। और आप पर प्रकाश के बारे में ही कुछ नहीं जानते हो तो बताओ अपवर्तन कहां से पढ़ोगे? तो इसे कहते हैं अपन कोरिलेशन। तो कोरिलेशन आपको रखने के लिए इस सब्जेक्ट में मेरे प्रीवियस लेक्चर सारे आपको पढ़ने पड़ेंगे, देखने पड़ेंगे। ओके, तभी आपको लेक्चर नंबर 14 समझ में आएगा। तो इस बात को आप विशेष ध्यान रखें, देखना फिजिक्स बहुत आसान हो जाएगी। ओके, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन में कुछ पॉइंटों का बहुत यूज होता है, जैसे माध्यम। माध्यम कितने प्रकार का होता है? ओके, तो इनके बारे में अपन समझते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं माध्यम। तो जैसे बेटा ये मैंने स्टार्ट किया मीडियम। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जरा बताना, दिमाग लगाना है। मैंने पूछा कि बेटा जो जल है ना, ये बताओ कौन सा माध्यम है? अब कोई तो आप में से कहेगा सर ये सघन माध्यम है, कोई कहेगा सर विरल माध्यम है। ठीक है ना? ऐसे बताना बिल्कुल गलत है। क्यों भाई? हम बता ही नहीं सकते, क्योंकि पहले मुझे ये डिफाइन करना पड़ेगा कि मैं इस जल को किसके सापेक्ष पूछ रहा हूं। आप देखना, अब मैं पूछ रहा हूं कांच के सापेक्ष। कांच के सापेक्ष बताओ। तो एक्चुअली बेटा कण, माध्यम के जो कण है ना, जो स्थान घेरते हैं, उन कणों की स्थिति के आधार पर माध्यम दो प्रकार का होता है। नंबर 1 विरल माध्यम, रेरर मीडियम, और नंबर 2 होता है बेटा सघन माध्यम, डेंसर मीडियम। ढंग से समझना। ओके, विरल माध्यम अपन कहते हैं जहां माध्यम के कण, जिस स्थान पर माध्यम के कण पास वाले माध्यम की तुलना में दूर दूर हो। ओके, और जहां माध्यम के कण पास वाले माध्यम की तुलना में पास पास हो। ऐसे क्यों बोल रहा हूं भाई मैं? ध्यान देना थोड़ा सा, क्योंकि यहां माध्यम के कण कैसे हैं? पास पास। अच्छा, किससे कंपेयर किया हमने इसको? इससे कंपेयर किया, तभी मैं बता रहा हूं कि इसमें माध्यम के कण पास पास हैं। इसको देखें जरा, इसमें माध्यम के कण कैसे हैं बताओ? अब आप कहोगे सर दूर दूर, किससे कंपेयर किया अपन ने? इस वाले से। तो अब मैं कह सकता हूं कि जो माध्यम है ना, एक सापेक्षिक राशि है। कैसी राशि है बेटा? एक सापेक्षिक क्वांटिटी है, रिलेटिव क्वांटिटी है। अपन एक स्वतंत्र माध्यम को डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है? माध्यम को डिफाइन करने से पहले अपन को यह देखना होगा कि किसके सापेक्ष हम माध्यम को डिफाइन करने जा रहे हैं। ठीक है? क्लियर आई समझ में? अब देखो, तो विरल माध्यम किसे कहेंगे? ऐसा माध्यम जिसमें माध्यम के कण दूसरे माध्यम की तुलना में दूर दूर हो, ऐसा माध्यम कहलाता है विरल माध्यम। ठीक है ना? इससे कंपेयर किया है मैंने। अगर यह माध्यम नहीं होता
तो मैं डिफाइन ही नहीं कर पाता। इस बात को ध्यान रखना, और एग्जाम्पल भी बताऊंगा काफी सारे। सघन माध्यम ऐसा माध्यम जिसमें माध्यम के कण पास वाले माध्यम की तुलना में पास पास होते हैं, सघन माध्यम कहलाता है। क्लियर? अब देखो, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, खाली ओनली वायु है, निर्वात है। निर्वात किसे कहते हैं जानते हो? जहां माध्यम के कण उपस्थित नहीं हो, जहां वायु के कण उपस्थित नहीं हो, वायु प्रेजेंट नहीं हो, अनुपस्थित हो, उसे अपन निर्वात कहते हैं। अब मैं आपसे कुछ नहीं है, केवल वायु वायु है जिसमें मैं खड़ा हूं, बताओ ये कैसा माध्यम है? अब आप कहोगे सर वायु के कण तो दूर दूर हैं, हम तो कह देंगे सर विरल माध्यम है। गलत, रॉन्ग। पहले मुझे ये कहना पड़ेगा कि मैं किसके सापेक्ष पूछ रहा हूं। ओके, अब मैं पूछ रहा हूं कि जो वायु है, बताओ निर्वात के सापेक्ष कैसा माध्यम है? निर्वात के सापेक्ष जब मैं दोनों को कंपेयर करूंगा तो अब बोल सकता हूं कि वायु मेरा कौन सा माध्यम होगा? सघन होगा। किससे कंपेयर किया? निर्वात से। क्यों? क्योंकि बताओ क्यों? क्योंकि निर्वात में तो माध्यम के कण उपस्थित ही नहीं है, इसमें माध्यम के कण उपस्थित हैं, बहुत दूर दूर होंगे, तो बहुत दूर दूर होंगे, और इसमें माध्यम के कण है नहीं, तो इसके कंपेयर में तो बेटा ये तो सघन माध्यम ही होगा ना। बताओ, क्लियर ना? तो ये सिद्ध हो गया कि माध्यम कैसी राशि है? सापेक्ष। और माध्यम के कणों के आधार आकृत, माध्यम के कणों की उपस्थिति के ऊपर ही माध्यम दो प्रकार का होता है, कणों की उपस्थिति के आधार पर। ओके, कोई डाउट नहीं है। क्लियर? अब देखो, अब मैं बात करता हूं जल और कांच में। अब मैंने पूछा ओनली कांच ही कांच है, बताओ कौन सा माध्यम है? तो आप क्या कहोगे? सर नॉट डिफाइंड, ये सापेक्षिक राशि है सर। आप पहले हमसे यूं पूछो कि किसके सापेक्ष पूछना चाह रहे हो। क्लियर? अब मैंने पूछा कि बताओ जल के सापेक्ष कांच कैसी राशि है? अब आप कहोगे कि जल के कण तो कैसे होंगे? कांच के तुलना में दूर दूर। और कांच के कण कैसे होंगे? कांच के माध्यम के कण पास पास। ठीक है ना? इसका घनत्व है बहुत पास पास होगा, या घनत्व के पदों में भी मैं बोल सकता हूं, इसका घनत्व बहुत कम है, इसका घनत्व बहुत ज्यादा है। जहां घनत्व ज्यादा होगा वो सघन होगा, जहां घनत्व कम होगा वो विरल माध्यम होगा। जल और कांच में करें, यहां घनत्व ज्यादा है इसके कणों का, सघन माध्यम हो गया। इसकी तुलना में इसकी माध्यम के कणों का घनत्व कम है, ये विरल माध्यम हो गया। क्लियर? कोई डाउट नहीं है। अच्छा, एक बात और समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा। हम जब भी साइंस पढ़ते हैं ना, अपवर्तन की बात आती है तो वह माध्यम बहुत जरूरी होता है इसको पढ़ना, और हम जर्नली बोल देते हैं सघन माध्यम और विरल माध्यम। ऐसे बोलना भी गलत है। आज हम इस बात को भी क्लियर कर देते हैं कि सघन माध्यम कहना उचित होगा कि प्रकाशिक सघन कहना उचित होगा। जरा देखो बेटा, एक बात ध्यान रखना, जो हमारा घनत्व है ना, दो प्रकार का होता है। इस प्रकार से एक तो होता है आपका प्रकाशिक घनत्व और एक होता है द्रव्यमान घनत्व। ठीक है ना? ये बात समझ में आ गई। सापेक्षिक राशि है, विरल माध्यम और सघन माध्यम किसे कहते हैं? क्लियर हो गया। अब घनत्व की बात करें, एक तो होता है हमारा कौन सा? प्रकाशिक घनत्व है। प्रकाशिक घनत्व, ध्यान से समझना। प्रकाशिक घनत्व कैसे डिफाइन है? पहले माध्यम में, माध्यम एक में चाल किसकी? प्रकाश की। शॉर्ट में लिख देता हूं, प्रकाश की चाल बटे माध्यम दो में प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल। ओके, ये हो गया। एक होता है द्रव्यमान घनत्व, ध्यान देना, और इस घनत्व का सूत्र होता है बेटा द्रव्यमान बटे आयतन।
एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान घनत्व कहलाता है। और प्रकाशिक घनत्व को कैसे डिफाइन करोगे? पहले माध्यम में प्रकाश की चाल और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात। तो ध्यान रखना, हमारे जो सिलेबस में जो हम काम में लेते हैं ना, वो कौन सा घनत्व लेते हैं अपन? प्रकाशिक घनत्व से डिफाइन करते हैं माध्यमों को। ध्यान रखना, कौन से घनत्व से? प्रकाशिक घनत्व से डिफाइन करते हैं माध्यमों की परिभाषाओं को। क्लियर? अगर इससे डिफाइन किया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है? वो कैसे सर, इसको भी समझ लीजिएगा। देखो मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं लाइव का, बहुत शानदार है। तारपीन का तेल देखा है सभी ने? देखा है? नहीं देखा है तो आप अपने दादी बाबाओं से पूछ लेना, वो बता देंगे। उसको लेना एक छोटा से पात्र में, और जल को भी लेना एक छोटे से पात्र में। नहीं हो तो मुझे कह देना, मैं कल की वीडियो में बता दूंगा आपको। ठीक है ना? मैं लेके आ जाऊंगा। ओके? तारपीन का तेल लो साहब, एक पात्र में ले लिया मैंने। ये लो, ये तो मैं एक कल्पना मात्र कर रहा हूं, लेकिन मैं एक्चुअली आपको लाके बता दूंगा। और एक बेटा इसमें जल ले लिया। ठीक है ना? ये जल भर दिया। अब ध्यान से समझना बहुत अच्छी तरीका से, ये जल है। अब इसका जो द्रव्यमान घनत्व है, द्रव्यमान घनत्व है, ये किसका? तारपीन के तेल का। तारपीन तेल कम होता है, द्रव्यमान घनत्व है किससे बेटा? जल से। सही सी बात है। इसका जो घनत्व होगा, इसके अणुओं को देखें, बहुत कम गैप होता है कंपेयर टू तारपीन के तेल से। तो किसका घनत्व ज्यादा है यहां पे? जल का। अब बात आती है प्रकाशिक घनत्व से। देखें, इसमें मैंने प्रकाश किरण को आपतित कराया और इसमें आपतित कराया, तो देखा कि बेटा जो प्रकाशिक घनत्व था ना, प्रकाशिक घनत्व है वो किसका ज्यादा था? तारपीन के तेल का। ग्रेटर देन प्रकाशिक घनत्व किससे? जल से। अब ध्यान रखना, इसमें माध्यम के कण बहुत पास पास हैं कंपेयर टू तारपीन के तेल से। ठीक है? अब आपसे जर्नली पूछे तो आप तो यूं कह दोगे, सर जल सघन माध्यम होगा। नहीं, गलत। अपन जो माध्यमों की जो डेफिनेशन डिफाइन करते हैं, वो बेटा सिर्फ और सिर्फ किसके आधार पर करते हैं? प्रकाशिक घनत्व के आधार पर, ना कि द्रव्यमान घनत्व के आधार पर। ओके? और इसको डिफाइन कौन करता है? माध्यम एक में प्रकाश की चाल बटे माध्यम दो में प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल को उसमें से होकर गुजारा जाता है, तब आपको पता चलता है कौन सा माध्यम सघन है, कौन सा माध्यम विरल है। ठीक है ना? तो यहां पर प्रकाशिक घनत्व से देखें तो तारपीन का तेल का घनत्व ज्यादा है। किसके घनत्व से? जल के प्रकाशिक घनत्व से। इसलिए ये सघन माध्यम होगा और ये बेटा विरल माध्यम होगा। इसलिए मैं यहां लिख सकता हूं सघन माध्यम, और ये कौन सा बेटा? विरल माध्यम। लेकिन फिर भी ध्यान रखना, ये मैंने जो लिखा है अब भी गलत है। क्यों? अब तो हम पूरा डिफाइन कर चुके हैं, पूरा एक्सप्लेन कर चुके हैं, अब भी हम गलती कर रहे हैं लिखने में। अब क्या लिखना है? एक नया शब्द, प्रकाशिक सघन माध्यम और प्रकाशिक विरल माध्यम। प्रकाशिक शब्द ये पहचानता है, ये बताता है कि हमने जो इसको डिफाइन किया है वो प्रकाशिक घनत्व से डिफाइन किया है, ना कि द्रव्यमान घनत्व से। राइट? तो इसलिए बेटा हम इसका पूरा नाम क्या लिखेंगे? प्रकाशिक सघन माध्यम, और यहां पर लिखेंगे प्रकाशिक विरल माध्यम। क्लियर? कोई डाउट नहीं है, यहां तक आपकी समझ में बहुत अच्छा आना चाहिए। तो देखो बेटा, प्रकाश का अपवर्तन पढ़ने से पहले अपन को माध्यम के बारे में क्लियरिटी होनी चाहिए।
तो ये क्लियरिटी हो गई। माध्यम एक सापेक्षिक राशि है। माध्यम दो प्रकार का होता है, प्रकाशिक सघन माध्यम, प्रकाशिक विरल माध्यम। ओके, क्लियर। अब हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश का अपवर्तन। तो जरा देखें प्रकाश का अपवर्तन। तो देखो बेटा, प्रकाश का अपवर्तन ध्यान से समझना। प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, बहुत शानदार है। एक बात ध्यान रखना, ये मेरी एक प्रकाश किरण है। इस प्रकाश किरण को, अच्छा ये पूरा एक ही मीडियम है, वायु उपस्थित है। अब ये जब वायु उपस्थित है इस पूरे मीडियम में, ठीक है ना, जिस सराउंडिंग में अपन खड़े हैं, जिस माहौल में अपन खड़े हैं वो वायु उपस्थित है। सूर्य का प्रकाश यहां से जा रहा है, ये सूर्य है, इससे सूर्य का प्रकाश अगर निकल रहा है और एक ही माध्यम में, तो क्या होगा बताओ प्रकाश किरण का? ये सीधी ही जाएगी, बिल्कुल अपने मार्ग से विचलित नहीं होगी। होगी क्या? बिल्कुल नहीं होने वाली। क्यों? क्योंकि माध्यम सेम है। तो इसे अपन अपवर्तन नहीं कहते। अपवर्तन कहते किसे हैं? तो अपवर्तन का मतलब है, इसका शाब्दिक अर्थ है, इसका वर्ड मीनिंग है रिफ्लेक्शन का, कि अपने पथ से विचलित होना, अपने पथ से विचलित होना। और अपने पथ से कब विचलित होगी? जब दो मीडियम होंगे, राइट? कितने मीडियम होंगे? दो। और दो मीडियम होंगे तो अपने पथ से किरण 100% विचलित हो जाएगी। इसी घटना को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। तो जरा देखें इसका शाब्दिक अर्थ। एक नंबर का इसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछा गया था जो मैंने अभी बताया है। तो जरा इसको मैं एक समझने के लिए, शाब्दिक अर्थ क्या है बेटा? अपने पथ से विचलित होना, विचलित होना, राइट? अपने पथ से विचलित होना, यह है इसका वर्ड मीनिंग। अच्छा, अपने पथ से विचलित कब होगी किरण? प्रकाश के बारे में बार बार शुरू से बताता आ रहा हूं, पहले लेक्चर में भी बताया था, जब दो मीडियम होंगे, और आज भी बताया है कि दो मीडियम होना जरूरी है, राइट? तो इसके लिए बेटा मैं दो मीडियम कंसीडर करता हूं। ये इस दो माध्यमों को अलग करने वाली पृथककारी सतह है, पृथककारी सतह है, राइट? ये पृथककारी सतह है। तो ये दो माध्यमों को अलग कर रही है। ऊपर है मान लो प्रकाशिक विरल माध्यम एक, और नीचे है बेटा प्रकाशिक सघन माध्यम, ठीक है ना? माध्यम दो। जरा देखना आप, विरल माध्यम में इसके कंपेयर करें इससे, इसके कंपेयर में तो ये विरल है, ठीक है ना? ये तो हम पहले क्लियर कर चुके हैं। और ये भी कौन सा है बताओ? सघन है। किसके कंपेयर में? इसके कंपेयर में। इससे तुलना करने पर ही तो सघन है। चाल देखी जाए, बताओ किसमें चाल ज्यादा होगी? विरल में चाल ज्यादा होगी, क्योंकि यहां माध्यम के कण दूर दूर हैं, राइट? तो अपन माध्यमों के नाम भी ले लें। अपन ने माध्यम कौन कौन से लिए? मान लो मैंने यहां वायु लिया है, एयर, यहां पर मैंने बेटा जल लिया है, डब्ल्यू, ठीक है ना? तो इसमें आप जल भर लीजिएगा। तो ये बेटा मैंने जल ले लिया, इसमें पृथककारी सतह, इसमें मैंने जल भर दिया। इस प्रकार से आप एक ढंग से चित्र बनाना है आपको, बड़े फर्स्ट क्लास तरीका से, ठीक है ना? ये पृथककारी सतह हो गई और ये मैंने जल भर दिया इसमें, ठीक है? इसमें माध्यम के कण पास पास होंगे, इसमें माध्यम के कण बहुत दूर दूर होंगे। कोई डाउट वाली बात नहीं है क्या? बताओ, कोई डाउट नहीं। अब जरा देखें
इस पर मैंने प्रकाश किरण को एक तिर्यक आपतित कराया, तिरछी, ये तिरछी आपतित कराया। तो यहां एक वर्णीय प्रकाश है, एक रंग के लिए डिफाइन है, ध्यान रखना, एक वर्णीय प्रकाश, सूर्य का प्रकाश नहीं है, होने को सूर्य के प्रकाश का एक रंग है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं। इसको याद रखने का तरीका है विबग्योर, मैं बता चुका हूं पहले लेक्चर में, विबग्योर। ओके, अब देखो 7 रंग हैं, उनमें से एक रंग के लिए हमारे सिलेबस में डेफिनेशन डिफाइंड है, होने को तो 7 रंगों का भी अपवर्तन होगा। अरे ठीक है ना, लेकिन समझ में नहीं आता सही, इसलिए हम एक रंग के लिए कंसीडर करके हम आपको पढ़ाते हैं। इसलिए मुझे यहां लिखना है एक वर्णीय प्रकाश आपतित हुआ, वही परावर्तन वाले सब कुछ रूल वही लगने वाले हैं। जहां किरण टकराएगी वहां आपतन बिंदु, आपतन बिंदु पर क्या बनाया जाता है, अविलंब। तो ये अविलंब बन गया बेटा, ठीक है ना, ये अविलंब हो गया, एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपतित किरण हो गई, एक वर्णीय आपतित प्रकाश किरण, एक वर्णीय आपतित प्रकाश किरण हो गई, राइट। आपतित किरण और अविलंब के बीच में बनने वाला कोण होता है आपतन कोण। कौन सा कोण, आपतन कोण, आई से रिप्रेजेंट करते हैं, क्लियर। अगर ये माध्यम ना होता, सिर्फ यही माध्यम होता, तो मेरी किरण को बेचारी कैसी जा रही होती, सीधी जा रही होती। अब इसकी पिक्चर को समझना ढंग से, बड़ी शानदार पिक्चर है इसकी अपवर्तन की। अगर ये माध्यम ना होता तो कैसे जा रही होती, सीधी। इसे मैं कहूंगा मूल पथ, इसका मूल पथ है, ठीक है ना। लेकिन बीच में कौन आ गया, यहां एक दुश्मन आ गया इस किरण का, और वो दुश्मन कौन है, प्रकाशिक सघन माध्यम जल। इसने इसके पथ में, इसके रास्ते में बाधा उत्पन्न कर दी। अब बाधा उत्पन्न हो गई तो क्या हो जाएगा, इस किरण का पथ अपने मूल पथ से क्या हो जाएगा, विचलित हो जाएगा। और विचलित होने के कारण ये क्या हो जाएगी बेटा, सघन माध्यम है, तो अपने पथ से विचलित हो गई तो अविलंब की ओर झुक जाएगी, इस प्रकार से आ जाएगी। तो अविलंब और अपवर्तित किरण के बीच में बनने वाला कोण होता है अपवर्तन कोण, और या बोलेंगे अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, और यह है आपतित किरण, ठीक है ना, कोई डाउट वाली बात नहीं है। अब जरा इसकी डेफिनेशन को कैसे बोला जाए। जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम की पृथककारी सतह पर तिर्यक आपतित होती है। कैसे आपतित होती है बेटा, तिर्यक। अब यहां पे भी ध्यान रखना, ये मैंने तिर्यक शब्द ही क्यों बोला, इसका भी बहुत बड़ा लॉजिक है, वो मैं बताऊंगा अभी, ठीक है ना। जब अपवर्तन के नियम पढ़ेंगे ना तब ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ओके, तिर्यक आपतित होती है तो पृथककारी सतह पर अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। एक बार और सुन लीजिएगा, जब कोई प्रकाश किरण पृथककारी, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम की पृथककारी सतह पर तिर्यक आपतित होती है, तिर्यक आपतित होती है, तो पृथककारी सतह पर अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है। इस घटना को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। ओके, अब देखो यहां प्रकाश एक सघन माध्यम है, अगर यहां विरल होता, यहां सघन होता, विरल होता तो अविलंब पथ मूल पथ से क्या हो जाती, विचलित तो होती जब भी, लेकिन अविलंब से दूर हट जाती। ओके, अर्थात उसकी चाल बढ़ जाती। जैसे मान लें इसमें इसकी चाल है b1 और इसमें इसकी चाल है b2, तो जरा इसके बारे में समझा जाए तो अपन इस प्रकार से समझते हैं बेटा, कौन सी चाल ज्यादा होगी यहां, क्योंकि ऊपर वाला माध्यम कैसा है, विरल है, तो चाल ज्यादा होगी। विरल में हमेशा प्रकाश किरण की चाल मैक्सिमम होती है सघन माध्यम की तुलना में। ओके, तो देखो बेटा b1 इज ग्रेटर देन b2, ठीक है ना। अच्छा, कौन सा कोण बड़ा होगा बेटा, जिधर हमारी चाल बड़ी होती है ना, चाल, जिस माध्यम में चाल बड़ी है उसी माध्यम का कोण भी बड़ा होता है, इसलिए I इज ग्रेटर देन R।